For latest updates and short audio clips, follow us on Instagram, Reading the Author. Hey guys, welcome back to the podcast Reading the Author, a unique show where we read authors' mind and not their book. Meanwhile, I truly believe and pray that you and your families are completely safe and healthy as well. Guys, today we have Prateek P. Sharda sir with us, and he is the author of Life in Different Colors, and the second book is Echoes in the Veil. Thank you so much, sir, for coming on our show. I'm truly grateful कि आप हमारे शो पर आए. Thanks, Gaurav. Thanks for having me. Pleasure, sir. So, sir, before we get into the podcast and know much more about your books, about your upcoming projects and other things, I would request you to please introduce yourself so that our listeners can know much more about you. And do share how you started this writing journey. Actually, yes. One of the things which I always think, जब भी मैं डाउन हो जाता हूँ तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि मैंने ये क्यों चालू किया था. तो आई थिंक without taking much time, I would just want to tell to the listeners कि ये ऐसा नहीं था कि मेरा प्लान था कि मैं राइटिंग की डोमेन में जाऊँ, राइटर बनूँ, स्टोरियाँ लिखूँ, स्टोरीज लिखूँ, डिफरेंट जॉनर में, वो भी क्योंकि आई विल एक्सप्लेन यू मोर अबाउट माय बुक्स एंड व्हाट आई टारगेट टू अचीव. सो ये just arise I mean coming from a simple middle class background. Of course, जब when I was growing मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था, तो मैं इंग्लिश की भी ट्यूशन्स पढ़ाता था. माय इंग्लिश यूज्ड टू बी प्रीटी डिसेंट फ्रॉम बिगनिंग. तो मुझे काफ़ी लोग बोलते थे कि ट्यूशन पढ़ाया करो आप इंग्लिश में भी. तो मैंने एक फिर इसी तरह से थ्रू सम कनेक्ट्स आई स्टार्टेड टीचिंग अ गर्ल. शी वाज वेरी यंग, वाइब्रेंट एंड फुल ऑफ क्यूरियस माइंड. तो उसको इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते मैंने नोटिस किया कि शी इज मे बी नॉट टेकिंग एफर्ट टू थिंक, क्योंकि कुछ भी करने के लिए पहले सोचना बहुत जरूरी है. अगर मैं नहीं सोचूंगा कि मुझे क्या लिखना है तो मैं कभी लिख ही नहीं पाऊंगा. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट द राइटर ब्लॉक इज मोर अबाउट. मे बी वील डिस्कस दैट लेटर. बट कमिंग बैक टू द स्टोरी, एक दिन फिर मैंने उसके साथ कंपटीशन रखा कि व्हाई नॉट वी बोथ कॉम्पीट. मैंने बोला कि तुम भी कुछ ऐसे लिखो, मैं भी कुछ ऐसे लिखूंगा. फिर मेरी एक बहुत फेवरेट मूवी है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जिसमें there is the story of a father. It's based on a true story of I think a Blackstone broker. So उस स्टोरी में बहुत ही मुझे टच किया था. एंड आई वाज लाइक कि आई रियली वांटेड कि उसको अगर मैं अपने वर्ड्स में लिखूं तो क्या, हाउ विल इट कम आउट. बेसिकली टास्क बहुत सिंपल था. मूवी की स्टोरी को अपने वर्ड्स में लिखना है, बेटर इंग्लिश में लिखना है. तो मैंने उसे बोला कि तुम ये मूवी देखो ओवर द वीकेंड्स एंड देन आफ्टर दैट यू समराइज इट इन योर ओन वे एंड लेट्स कंपेयर द नोट्स कि दोनों में से कौन सा बेटर है. तो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी आ रहा है. तो किया हमने वैसा. एंड देन आई आल्सो डिड द सेम. मैं भी बहुत काफी सीरियस होकर के मुझे मूवी मैंने काफी बार देखी हुई, तो मुझे तो देखने की जरूरत नहीं पड़ी वापस. सो वी केम बैक अगेन फॉर द नेक्स्ट क्लास एंड देन वी एक्सचेंज नोट्स. तो मैंने उसका पढ़ा. इट शोड कि हाँ चलो ये आइडिया वर्क किया है, उससे कुछ तो एफर्ट्स डाले हैं. इट वाज रिफ्लेक्टिंग. But then I suddenly noticed that she was having a tear in her eye. And I asked, क्या हुआ? तो बोला कि मेरे को मूवी देखने वक्त भी हुआ था, एंड रीडिंग योर स्टफ आल्सो मुझे ऐसा हुआ है कि द वे इट हैज कम आउट इट्स अगेन टच मी अ लॉट. तो मैंने उसके पहले वापस अपनी लिखी हुई चीज पढ़ी नहीं थी. फिर मैंने जब उसे पढ़ा तो मुझे कुछ लगा कि नहीं, ये एक एरिया है जहाँ पे मैं शायद कुछ कर सकता हूँ. अभी मैंने ऐसी कुछ चीज लिखी है जो मुझे पता है, अगर इसी में मैं अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके कुछ लिखूं तो मे बी इट विल कम आउट एज अ स्टोरी. तो बट जर्नी बड़ी लॉन्ग थी. इट वाज नॉट लाइक कि आई एम टॉकिंग अबाउट 2008. आई वाज स्टिल परस्यूइंग माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी देन. आई वाज अ सीए स्टूडेंट इन 2008. 2009 में मैंने सीए क्लियर किया, एंड सिंस देन आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 2010 onwards with over 15 years experience now in the industry. So एक सीए के लिए ये सोचना फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही डिफिकल्ट था कि ये स्टोरी राइटिंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज इज वन ऑफ द मेजर fears among students. I know my friends, and communication is where most of my friends face an issue.
बट थैंकफुली मैं जब कॉलेज कर रहा था, कॉलेज के दिनों कुछ पहले, जो क्लास 12 एंड कॉलेज के बीच का गैप होता है उसमें मैंने कॉल सेंटर्स जो वगैरह ज्वाइन किए थे. आई यूज्ड टू मेक माय ओन पॉकेट मनी फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज. तो मैंने कॉल सेंटर वगैरह ज्वाइन किया कि चलो खाली टाइम में कुछ तो करें, लेट्स अर्न समथिंग. तो कॉल सेंटर में मेरी इंग्लिश काफी ब्रश अप हुई, नॉट द रिटन इंग्लिश बट मोर द कम्युनिकेशन, द थिंकिंग, ऑल दोज एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे से ब्रश अप हुआ था. So I knew I had an edge. Only I need to improve my English. I need to work upon my art, and I need to see whether this is really what I like doing. तो फिर वहां से मेरी जर्नी चालू हुई उस दिन के बाद, जब मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ करूंगा इस पे, भले मुझे कितना भी टाइम लग जाए. And those days I was new. I had worked for consultancies, big companies in the past. और शुरू के दिनों में ऐसे भी प्रेशर काफी रहता है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिवोट टाइम. तो ये जर्नी जो चालू हुई थी, मैंने सोचा कि शुड आई गो इनटू नॉवेल. मुझे कुछ आइडिया नहीं था ऑनेस्टली कि मैं नॉवेल लिखूंगा एंड वगैरह एंड ऑल दोस थिंग, बिकॉज दैट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट किसी भी नॉवेल लिखना. सो आई थॉट कि क्यों नहीं मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखूं, क्योंकि मेरी जो फ्रेटर्निटी है, सीए फ्रेटर्निटी, उनके लिए भी शायद ये इजी होगा कि वो शॉर्ट स्टोरीज पढ़े. और मेरे को लगा कि आई थिंक आई शुड स्टार्ट विद दैट, डू समथिंग with people coming from my background, not just CA fraternity, but there are many other people जिनको नहीं समझ में आता यार इतना बड़ा बुक क्यों पढ़े, when you can get some entertainment by reading short stories. तो मैंने नोटिस किया कि इंडिया में इतना शॉर्ट स्टोरीज का है नहीं concept the way it has been outside India. As kids we were reading Oscar Wilde and Charles Dickens. They were all short story formats, most of it at least. So that's when the idea of short stories came with me. And by the way, that was year 2008, मेरी पहली story. Now the weird thing is कि मुझे exactly याद नहीं आ रहा है वो कौन सी story थी. I think that story name was In Search of Redemption. और वो मेरे पहली वाली book जो है Life in Different Colors, जो मैंने 2009 में पब्लिश की थी, उसमें वो फर्स्ट स्टोरी रखी है मैंने, no matter what, क्योंकि I was not going to compromise on that story. That was a very small story which I made in 2008. तो In Search of Redemption लिखी, अच्छा लगा, लोगों ने पढ़ा, उनको अच्छा लगा. तो उस तरह से नेक्स्ट मुझे करीब फ्रॉम 2008 till 2019 में मैं सिर्फ 5 या 6 स्टोरीज लिख पाया था ओवरऑल. और ऑल दी स्टोरीज आर पार्ट ऑफ माय कलेक्शन लाइफ इन डिफरेंट कलर्स, except a story called 30 minutes. वो मैंने उसमें नहीं डाल दिया because sorry, not 30 minutes, I forgot the name, but एक story थी loosely inspired from one of the English movies, Bruce Almighty. You would have seen that. तो उससे वो little bit inspired थी, and it was based on the Lehman Brothers crash, कि how an investment banker who loses everything decides to commit suicide and then comes upon God, and God guides him to not take such a step for his loved ones. तो वो स्टोरी मैंने आउट रख दी थी because it was loosely inspired from movie, but it was more like एक मेरा एक्सपेरिमेंट था वो to figure out how far can I think. फिर बाद में मैंने बहुत सारी ओरिजिनल स्टोरीज सोची और उसका एक थीम बनाया कि I want the stories for my first book to involve around all kind of components, comedy, suspense, horror, supernatural, drama, etc. And at the same time उसमें कुछ मैसेज होना चाहिए. So my first book was very very focused कि इसमें कुछ अलग होना चाहिए और उसमें कुछ मैसेज होना चाहिए for the reader, और एक लाइट रीड होनी चाहिए, मतलब not heavy words and all, कुछ एक लाइट रीडिंग होनी चाहिए. तो काफी टाइम लगा 2019 तक टू आइडेंटिफाई कि क्या करना है. 6 स्टोरीज रेडी हो चुकी थी. फिर 2019 में सडनली कुछ होता है, यू नो, व्हेन व्हिच ड्राइव्स यू. तो मेरी लाइफ में भी कुछ चेंजेस आए व्हिच ड्रोव मी कि यार अब तो बहुत टाइम हो गया, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा. हाउ फर्दर कैन आई डिले इट. तो दैट इज वन ऑफ द कॉस्ट व्हिच यू नो वी अननोइंगली वियर, और सभी के साथ होता है. इवन पीपल हु आर एस्टैब्लिश्ड और सक्सेसफुल, उनके साथ भी शायद होता होगा कि कुछ चीज है जो हम
डिले कर देते हैं फॉर सम रीजन, एंड उसका जो आउटपुट होता है उसको बहुत इम्पैक्ट होता है जस्ट बिकॉज वी आर डीलिंग आवर एक्शंस। तो 2019 में मैंने कॉल किया कि नहीं, इनफ इज इनफ, अब इसको और डिले नहीं करना है, मुझे जो भी होता है मैं करूंगा, अगर पहली बुक में कुछ गलतियां भी होंगी तो आई ओन इट अप, आई एक्सेप्ट इट, देखा जाएगा। तो मैंने फिर बाकी बैलेंस उसमें 6 to 7 स्टोरीज थी जो मैंने पूरे एक साल में लिखी इन 2019, नॉट इवन 1 year, इनफैक्ट मैंने 6 to 7 months में मैंने ये 6-7 स्टोरीज लिखी, और काफी लोगों ने जो रीड किया और लाइक भी किया उन सब स्टोरीज को, विद दी सम पिंच ऑफ सॉल्ट हियर एंड देयर। ऑफ कोर्स दैट्स अ लर्निंग पीरियड, मेरी फर्स्ट बुक थी, तो उसमें फिर वो डिटर्मिनेशन एक जो आया था, दैट वाज रियली नाइस कि ये मैं लिख पाया हूँ। फिर मैंने उसे रिलीज किया। हाउएवर 2020 कोविड आ गया, लॉट ऑफ पीपल सफर्ड बिकॉज ऑफ दैट, तो काफी कुछ डिफरेंट हो गया, काफी द बुक कुड नॉट गो द वे इट शुड हैव बीन गॉन, but I was happy, and I think that was the biggest learning I took from my life. Exactly. अपना बोलते हैं ना, कृष्ण जी बोलते हैं गीता में कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। तो एक राइटर के लिए बहुत जरूरी है कि वो लिखते रहे, वो करते रहे, जो उसे सही लगे करे, उसकी बस एंड में प्रोडक्ट ये है कि आपकी स्टोरीज बाहर आनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब कौन वो स्टोरी पढ़ ले और कब किसको वो स्टोरी अच्छी लग जाए, और वहां से आपकी मतलब योर डेस्टिनी कैन चेंज एंटायरली। सो यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन योर आर्ट, एंड बाकी तो जो होगा, ऑफ कोर्स you have to speak about your art as well. In today's world it's equally important to speak about it, otherwise there are multiple talented people out there, हमें शायद पता भी नहीं होगा, there might be a lot of good work out there otherwise. So that's how my story actually came, more precisely to your question, and a little bit about my background, coming from the finance sector. वैसे I specialize in direct taxes, मैंने 15 years Indian direct taxes and transfer pricing international tax policies पे काम किया है with various companies, and professional front apart, मेरे लिए writing is a source of expressing myself, more importantly than anything else. It's a source of creating something which can have a lasting impact. So that's how my story came across, and पहली book हुई। फिर आपने मुझसे पूछा था कि about the second book and the future projects, तो giving it a break, उसको पे वापस आएंगे। Over to you, Gaurav, अगर आपको कुछ और ऐड करना हो इसमें। Okay. So probably my next question of this podcast would be, sir, like after listening to this podcast, many people will just love to explore this book. They might be interested in buying and reading it too. So when it comes to talking from a new reader's perspective, what they can expect from your book? Can you share some insights? Yeah, to very briefly share it, मैं हमेशा ओरिजिनलिटी पे फॉलो करता हूँ. I want my writings to be original and to be mind challenging. So talking about my current book, Echoes in the Veil, that is again a diversion. मैंने ज़्यादा horror stories कभी लिखी नहीं, but this is more into a supernatural account of things, which is explored in 5 stories. अब ये 5 स्टोरीज जो है बहुत अलग अलग थीम पे हैं, सबके लेंथ अलग अलग है, सबका बेस अलग अलग है, बट व्हाट डेफिनेटली पीपल वुड एक्सप्लोर इन दिस इज एक ओरिजिनलिटी उनको डेफिनेटली देखने को मिलेगी, एंड एक एंटरटेनमेंट फैक्टर रहेगा. सो दैट इज व्हाट हैज बीन माय कोर थिंग इन राइटिंग एनीथिंग. So, sir, like, as you shared about this particular books, like what a new reader can expect. Now, coming to the perspective of a person who have already read both of your books, like the first one was released in 2019, I guess, and the second in 2024. So now coming to the person who have already read both of your books, what they can expect from you as of now? Like, you want to experiment a bit on some other genres, you want to stick to these only? What's in the pipeline, basically? So, मैंने ऑलरेडी एक नॉवल लिख रखी है, which is actually a revenge cum crime thriller,
So, and I want to explore one very keen interest that I've been having. So when I've been growing up, मैं ब्योमकेश बख्शी की सीरीज बहुत देखता था. I think रजत कपूर या someone used to be the actor, वो मुझे बहुत पसंद था. Coming from Bengal, मेरे लिए ये कैरेक्टर ब्योमकेश बख्शी was really very interesting detective character. तो अभी हम working on creating another character based out of Bengal. Name I will not disclose, but a little hint you can find in the book Echoes in the Veil when you read it. Oh, okay. तो ये जो कैरेक्टर है इसमें इसके थ्रू मैं एक डिटेक्टिव सीरीज लॉन्च करना चाहता हूँ, which will be bringing very new perspectives, not entirely a mix of Sherlock and Byomkesh Bakshi. It has to have its own originality. That is, as I said, is very important to me. But a reminiscence of the good creations that has happened in the past in the name of Sherlock Holmes and Byomkesh Bakshi detective series. तो ये दो जो डिटेक्टिव सीरीज है, आई थिंक दीज आर द वंस आई कंसिडर द बेस्ट, एंड आफ्टर दैट डेफिनेटली हर्क्यूल पोयरोट क्रिएटेड बाय अगाथा क्रिस्टी. सो डिटेक्टिव सीरीज में मैं कुछ करना चाहूँगा, एंड एट द सेम टाइम आई एम अ मारवाड़ी एंड बिग फॉलोअर ऑफ श्याम खाटू श्याम बाबा, who is actually no one but the god बर्बरीक. तो उनकी लाइफ बेस पे भी मैं कुछ करना चाहूँगा, बट दैट इज अगेन रिसर्च ओरिएंटेड वर्क, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है मुझे. बट दोज आर द थॉट प्रोसेस दैट आई हैव इन माइंड. माय टारगेट इज नॉट टू बिकम अ जॉनर ऑथर, माय टारगेट इज टू बिकम अ स्टोरी टेलर. कि मैं कुछ स्टोरीज लेके आऊँ इन द बेस्ट वे फॉर्मेट इन एनी जॉनर, जो लोगों के लिए एंटरटेनिंग हो, उन्हें एक दूसरे वर्ल्ड में लेके जाए और उन्हें एक ऐसे जोन में रखे इन विच दे आर हैप्पी एंड दे लव इट. बेसिकली हम स्टोरीज या मूवीज क्यों देखते हैं? टू एस्केप रियलिटी, राइट? ट्रू. That is what my target would be without fixing on any genre. Okay, so probably that is your personal branding as well, because you want to let people experience such kind of things. Pretty much. That's going to be my personal branding. I would definitely like to be known as a storyteller than someone mentioning, oh, he's a crime novelist, or an action novelist, or a horror novelist like Stephen King. So I hope I could reach that. Stephen King is really great. But yeah, definitely. So और एक चीज है, I hope I've just started a project. I'm able to do something. But I want to write something on AI as well, because अभी वो वर्ल्ड में बहुत चल रहा है. True. So I think लोगों ने बहुत डॉक्यूमेंट भी किया है in various ways how AI is good or bad. But again, I want to write something with certain originality, so that एक किसी भी चीज को हम अगर ज्यादा पावर देते हैं तो वो डेफिनेटली हानिकारक होती है in the long run. So that I think would be the underlying theme of it, and then let's see how it goes. Still thoughts and process. Okay. Yeah. So sir, like, what's your current writing schedule? Like, every day you devote some particular hours to your writing, or it's like random, सबसे डिफिकल्ट चीज वही होता है, writing schedule, and that too if you are a working man or a woman. Exactly. If you're a working professional, बहुत मुश्किल होता है, because आपके पास टाइम रहता है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, बट वो एक थिंकिंग जोन जो होता है वो इतना आसान नहीं है जल्दी से आना, और वो एक बार आ जाए तो उसे छोड़ने का मन नहीं करता. दैट इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट, कि आप आ जाओ और शाम को आकर के आप सोचो कि मैं लिखने बैठूंगा, आपने 1 घंटा लिखा बट आपको छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, तो वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे. सो आई थिंक फॉर अ वर्किंग प्रोफेशनल लाइक मी, मेरे लिए जो बेस्ट टाइम जोन मेरे लिए वर्क करता है, मैं मंडे टू फ्राइडे कुछ नहीं करता हूँ. आई जस्ट keep my mind relaxed. Saturdays and Sundays is what I use the most. Saturday को जल्दी चालू करो, फुल डे डिवोट करो, तो उससे क्या है, कंटिन्यूटी रहती है फ्लो में. तो मुझे कभी भी कुछ लिखना होता है, मैं बहुत कुछ सैटरडे टू संडे करता हूँ. एंड अगर कोई चीज एकदम ही फ्लो में आ जाती है तो मैं उसे फिर अलॉट करता हूँ ओवर द नेक्स्ट वीक, कि चलो मुझे इसमें कुछ बढ़ाते रहना है ऑन डेली बेसिस. Then I can come back and maybe devote 1 hour, 1.5 hour after office as well. So a schedule is a challenge till the time you become full time.
बट आई थिंक मेंटली यू हैव टू बी फुल टाइम. तो ऑफिस में भी रहता हूँ तो दिमाग में चलता रहता है कि हाउ शुड यू नो this be done or that be done, without definitely occupying my other productivity in office. So वो एक mental switch on हमेशा रहना चाहिए, तभी I think कुछ अचीव हो पाएगा. तो उसी प्रोसेस से कोशिश करते हैं कि जितना टाइम निकले उतना निकालें, वीकेंड्स पे निकालें, वीकडे पे निकालें, बिकॉज इन दी एंड वो जो एड्रेनलिन रश मिलेगा by creating someone that is uncomparable. बिल्कुल. So sir, now let's get back to the time when you heard कि ठीक है, tomorrow your book will be live, everybody will be able to buy it, read it, judge you on the basis of what you have written, because generally people think कि जो इंसान लिखता है या कोई भी creative thing है वो उसके thoughts की reflection ही होती है, right? So on that particular evening, what was going on your mind? Like, were you excited, relaxed? You just, marked up some milestones कि these many people know me, my book has to be sold out, these many copies, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसे response होना चाहिए. What was on your mind? So honestly, of course, excitement तो रहती है. So पहली excitement जो रहती है कि जैसे ही book live होगी, I'll have a post in my social media. कि मेरी बुक लाइव हो गई है, so that my known people can at least go and check it out. And then obviously messages start coming from friends and family that great, congrats. तो एक उससे एक अचीवमेंट का एक बहुत बड़ा फीलिंग होता है. तो I would honestly believe कि जब तक कोई I've always believed कि जब तक कोई चीज अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं आ जाए, उसे अपने माइंड में फिजिकल फॉर्म में रहना चाहिए. What I'm trying to say is manifestation. तो हम लोग जब बुक लॉन्च करते हैं, and I'm sure a lot of authors as well will agree with me, हम उस पर बहुत वर्क करते हैं, उसकी डिज़ाइन पे, उसके बैक पेज पे कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं, सब कुछ हमें पहले से पता होता है बिफोर द बुक गोइंग लाइव. तो जो बुक गोइंग लाइव होती है ना, उसका एक इमेज ज़रूर बनता है सबके माइंड में कि नहीं, ये मेरी बुक आ गई है, अमेजोन में आ गई है, फ्लिपकार्ट में आ गई है, वगैरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है, या फिर अगर किसी ने ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है तो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है. तो एक विजुअलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी होता है. और आई थिंक वो मोमेंट जो है बुक ऑनलाइन आने का या अवेलेबल होने का, एंड जो विजुअलाइजेशन का जो गैप का है कि अरे ये तो सच हो गया, वो एक मोमेंट बहुत अनडिस्क्राइबेबल होता है. बॉस इट्स देयर, मतलब नाउ इट्स डेफिनेटली देयर. विजुअलाइजेशन में आप मे बी कुछ हद तक बिलीव कर सकते हो, बट यू नो समवेयर योर माइंड ऑलवेज प्लेस ट्रिक्स. तो माइंड को पता है कहीं ना कहीं कि अरे नहीं, अभी तक तो आई नहीं है, सो स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो वो फाइनलिटी अचीव होती है व्हेन इट कम्स ऑनलाइन. एंड ऑब्वियसली अप्रोच यही रहता है कि ज्यादा लोगों को पता चले उसके बारे में, तो spread the word about it as most as possible. Okay. So sir, as we have talked about, a couple of things related to, your book and your upcoming projects and everything. Now coming to specifically about this book industry, like the first book was released in 2019, and you must seen this industry evolving. And what I have personally felt that, publishing has become much more easier, whereas the marketing and distribution has become very much hard as of now. Because, hundreds of books are being published every week, we can say. Yeah. So, according to you, what's your take on this? Like, how hard it has become and how one can, stand out their book in the market? See, I strongly believe इसमें कि आपके कनेक्ट्स, आपके नेटवर्क काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं इन मेकिंग अ बुक विजिबल. इन कॉर्पोरेट जार्गन हम हमेशा बात करते हैं, योर वर्क, योर आउटपुट्स, योर टास्क शुड बी विजिबल. रियल लाइफ भी उससे कुछ डिफरेंट नहीं है. योर वर्क हैज टू बी विजिबल, बट ऑफ कोर्स द इंडस्ट्री वी आर इन, वी हैव टू अंडरस्टैंड 2-3 challenges जो मैंने अपने हिसाब से समझा. ऑफ कोर्स others may disagree. Challenge number 1 is not having, first of all, that kind of cash pool to invest heavily in marketing aspects. There are tons of marketing aspects in the market. हो सकता है सभी चीज सही ना हो सकता है कुछ marketing aspects बहुत सही हो.
या तो लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं है, और या फिर वो बहुत एक्सपेंसिव है, यू मे नॉट फिट इन योर बजट। तो वो सब चैलेंजेस हैं कि आपके बजट में फिट नहीं हो रहा है या फिर इट्स नॉट एक्सपेंसिव। आई एम ट्राइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, but again getting investors also nowadays is not easy. Investors in the kind ki you go to a different category of publishers who are willing to invest on you, who are maybe not very big names, but if anyone is willing to invest on you, where your investment can be mutual as well, still उसमें कुछ benefit भी होगा, because that brings in more brains for the thing. But yes, अगर मैं इसको ब्रेक करूं, आज के सेगमेंट में गौरव ज्यादातर लोग सेल्फ पब्लिश ही कर रहे हैं, एंड आई थिंक सभी की एक ही चैलेंज है कि चलो फ्रेंड्स फैमिली हो गया, अब इसके बाद क्या, हाउ टू गेट टू द नेक्स्ट वन। तो उसके लिए अगेन आई विल गो बैक टू गीता, कि कर्म करते जाओ फल की इच्छा मत करो, व्हिच मींस फॉर मी whenever I feel कि नहीं मेरी बुक का परफॉर्मेंस उतना नहीं हो रहा है which I have expected, I always ask two questions. Is my work good? Most of the time answer comes yes. नहीं तो क्योंकि अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं हो तो आदमी आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो that answer is yes. Then second question that comes to me is your life over? The answer that comes to me is no, कि अभी मेरी लाइफ ओवर नहीं है। So what I imply is कि हमको लिखते जाना है, is what I believe. All these hardships, कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी विदाउट हार्डशिप सफल नहीं हुआ है, एंड ऑल दिस इज ग्रोइंग थिंग इन द इंडस्ट्री। कंपटीशन हमेशा रहेगा, और इनफैक्ट इससे टफ भी हो सकता है, बट समथिंग विच इज रियली गुड विल ऑलवेज स्टैंड आउट। तो focus on the content, focus on your work, do the right marketing approach. Of course marketing approach follow करना है, and marketing more in the sense I've always been pro towards a marketing which is knowledge based, जहाँ पर आप अपनी बुक की नॉलेज शेयर कर रहे हो लोगों से, without forcing your opinion कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। That is what I genuinely believe in, कि we go for such marketing stages where we showcase the book and let the reader decide. जैसे अपना अभी बहुत सारे बुक फेयर्स हुए थे, वहाँ पे अपनी बुक डिस्प्ले की, मैंने भी की, जिनको पसंद आया उन्होंने ली, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, क्योंकि बैंगलोर में रह के मैं वहाँ नहीं जा सकता था, बट स्टिल लोगों ने वो बुक उठाई, उस बुक को उनको लगा कि उन्हें रीड करना चाहिए, और उन्होंने वो बुक खरीदी। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू whoever has bought it or maybe listening to this podcast, कि आपने वो डिसीजन लिया है। दैट इटसेल्फ मीन्स कि एक स्टेप हमने कवर किया है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू एंश्योर वी लिव टू योर एक्सपेक्टेशंस। तो हमें उस सेकंड पार्ट पे वर्क करना चाहिए। फर्स्ट पार्ट आई थिंक ऑटोमेटिकली होगा इवेंचुअली। So sir, probably my last question to you of this podcast will be like, after listening to this podcast, many people will just start writing, or they might be holding their first draft of the book in their laptop, in their diary, in their notebook. So what would be your advice for those upcoming authors? देखिए, मैंने तो अपना मतलब the way my journey has gone, I mean I'm sharing this very personal so that it may help someone, क्योंकि उसके अलावा अगर मैं कुछ और बात करूँ, I don't think it's just words otherwise. So one thing that has helped me a lot is, मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा एक पेन पॉइंट निकाला है, एक डेस्परेशन निकाला है, कि क्या चीज है जो मुझे अपनी कंफर्ट जोन में रोक रही है। क्योंकि कुछ अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो टेक्निकली वी आर इन सम कंफर्ट जोन। दैट कंफर्ट जोन कुड बी कि मुझे किसी का डिनायल नहीं चाहिए, या फिर मुझे नहीं चाहिए कि लोग मेरी वर्क को एक्सेप्ट ना करें, या फिर कैसा होगा, मैं सक्सेसफुल होऊंगा भी कि नहीं। देयर लॉट ऑफ इनहिबिटिंग क्वेश्चंस दैट कम टू द माइंड, एंड इवन आई हैव बीन वॉक्ड ऑन बाय दैट एंड स्लोड डाउन बाय दैट। बट द मोमेंट एक डेस्परेशन पॉइंट आ जाता है कि नहीं, अब काफी हो गया, अब तो बहुत हो गया, अब तो कुछ करना ही है, उस पॉइंट पे आप ये सब इनहिबिशन के बारे में नहीं सोचते हो। तो फाइंड योर डेस्परेशन पॉइंट, फाइंड योर व्हाई, कि आप क्यों ये बुक रिलीज करना चाहते हो। क्योंकि अगर आपके पास वो रीजन स्ट्रांग नहीं है तो वो बुक हमेशा ड्राफ्ट में पड़ी रहेगी, कभी रिलीज नहीं होगी।
लेकिन अगर आप स्ट्रांग हो कि नहीं मुझे ये करना ही है और आप उसके लिए चार्ट बनाते हो, आई एम टॉकिंग दिस बाय मिस्टेक, मैंने फर्स्ट बुक में अपनी बुक रिलीज का चार्ट नहीं बनाया था, लेकिन सेकेंड बुक में मैंने अक्टूबर में बुक रिलीज की थी एंड शेयरिंग दिस पर्सनल, और मुझे जब वो रीड किया तो मैंने रियलाइज किया कि उसमें मैंने एरर्स किए हैं हड़बड़ में। तो मैंने अपने एक पब्लिशर को बोला कि रोक दो ऑनलाइन एवरीथिंग, आई डोंट वांट एनी डिस्ट्रीब्यूशन। 3 months मैंने लिया, मैंने फिर से रीवर्क किया मैन्युस्क्रिप्ट को। बाय डिसम्बर एंड आई वाज आउट विद अ मैन्युस्क्रिप्ट व्हिच आई बिलीव वाज गुड, गिव इट अ लॉट ऑफ टाइम अगेन, एंड जनवरी मैंने बोला कि हाँ अब इसको रिलीज करो, बिकॉज आई डोंट वांट माय रीडर्स टू रीड समथिंग व्हिच इज नॉट गुड। तो आप अपने आर्ट पे वर्क करो, वो चाहे 1 साल ले 5 साल ले कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट बिकॉज वो 5 साल ले रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपने वो पब्लिश नहीं करना है। वो वर्क अच्छा होना चाहिए, लेकिन पब्लिश आपको करना है। क्यों करना है आप आइडेंटिफाई करो और अपने उस ड्रीम को चेज करो। डोंट गिव अप ऑन एनीथिंग इन लाइफ। अगर ऐसे ही लोग गिव अप कर देते तो आज आइंस्टाइन, टाटा कोई भी कुछ नहीं बनता। तो आई स्ट्रांगली बिलीव इन अ नेवर गिव अप एटीट्यूड। Of course, there will be down days. It's okay. You live through them, and you move to the next day. Next day is always a new day. So let's go with that approach and please release करो, because no one knows कि आप में कोई ऐसा talent होगा या फिर कोई ऐसी story होगी जो किसको कहाँ touch कर जाए. You never know. Okay, so that's all for today, guys. I hope you must have enjoyed this lovely and inspiring conversation with Prateek sir. And if you do, then do follow our podcast, Reading the Author, available on all the leading podcast platforms. And don't forget to buy and read the book. आप जस्ट Amazon पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें प्रतीक पी शारदा सर के बुक्स आ जाएंगे, जरूर खरीदें, पढ़ें और अपने चाहने वाले जानने वालों से जरूर शेयर करें। Thank you so much, sir, for coming on our show. It was my honor to be able to host it today. Thanks, Gaurav. Thanks again for having me. Thanks to all the listeners. I hope you like the book, and please do reach out to me with your feedback. My Insta handle is on the back cover of the book. I would really love to hear back from you how I can improve this further for you. Sir, that would be really great, sir. अगर आप अपना Insta handle यहाँ पे एक बार बता दें तो. It's at Prateek P Sharda. You just type my name, you should be able to get it. Okay. Prateek P Sharda. Okay. Thank you so much, sir. Thanks, Gaurav. Thank you.